सोचो एक नॉर्मल सा वर्किंग डे है। आप अपनी जॉब कर रहे हो, मशीन चल रही है, शिफ्ट चल रही है, जिंदगी चल रही है और अचानक आप पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगता है। ब्लास्फेमी मतलब किसी रिलीजन या उसके बिलीफ को इंसल्ट करना। साउथ एशिया में यह इल्जाम सबसे खतरनाक है क्योंकि यहाँ प्रूफ बाद में देखा जाता है और सजा पहले दे दी जाती है। यहाँ भी वही हुआ, ना कोई पुलिस, ना एफआईआर, ना कोर्ट, सिर्फ भीड़। और कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के एक हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को लिंच कर दिया गया। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है क्या बांग्लादेश में कानून का डर ही खत्म हो चुका है। What exactly happened on 18th of December 2025? दीपू चंद्र दास, जो कि गारमेंट फैक्ट्री वर्कर था, वो सेक्टर जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को संभाल के रखता है। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक वर्क प्लेस डिस्प्यूट नहीं हुआ। फिर एक बात फैली, बिना किसी प्रूफ, बिना वेरिफिकेशन के ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगता है और बस ये एलिगेशन एक चिंगारी की तरह फैल जाता है। कोवर्कर्स ने दीपू को पकड़ा, फैक्ट्री से घसीट घसीट कर बाहर निकाला। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मर्डर नहीं था, वो इंसानियत का पब्लिक एग्जीक्यूशन था। उन्हें मारा गया, पेड़ से बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जला हुआ शरीर पब्लिक डिस्प्ले पर रखा गया। लोग वीडियोस बना रहे थे, चीख रहे थे, पर कोई भी रोक नहीं रहा था। अब बात आती है कि ये ब्लास्फेमी था या सिर्फ और सिर्फ एक बहाना। यहीं पर कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है। दीपू के परिवार ने सीधा कहा यह ब्लास्फेमी का केस था ही नहीं। उनके मुताबिक फैक्ट्री पॉलिटिक्स चल रही थी। दीपू पर रेजिग्नेशन का प्रेशर था। जब उन्होंने मना किया तो रिलीजन को वेपन बना दिया गया। ये कोई नया पैटर्न नहीं है, साउथ एशिया में अक्सर होता है। पहले पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर रिलीजन का नाम आता है और भीड़ का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। रिलीजन यहाँ बिलीफ नहीं रहता, क्राउड को कंट्रोल करने का बटन बन जाता है। अब देखते हैं स्टेट का क्या रिस्पॉन्स था। जब वीडियोस वायरल हुई, जब इंटरनेशनल आउटरीच हुआ, तब स्टेट जागी। अथॉरिटीज ने कहा 12 लोग अरेस्ट हुए, आरएबी और पुलिस भी इन्वॉल्व है, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। लेकिन असली सवाल ये है, जब दीपू को मारा जा रहा था तब पुलिस कहाँ थी? कोई इंटेलिजेंस वार्निंग क्यों नहीं थी? क्या स्टेट का फियर खत्म हो चुका है? अगर कानून भीड़ के बाद आए तो उसे जस्टिस नहीं कहते, उसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं। दोस्तों, शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम बन चुका है। इंटरिम सेटअप्स पर यह आरोप है कि फोकस ज्यादा पॉलिटिकल रिवेंज पर है और कॉमन सिटीजन्स की सेफ्टी सेकेंडरी हो चुकी है। बांग्लादेश अगर एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो हो रहा है क्या वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, या बस लॉज को अपने कन्वीनियंस से मैनिपुलेट किया जाता है? क्या माइनॉरिटीज के राइट्स की कोई मान्यता नहीं? मान लिया ब्लास्फेमी और किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना गलत है, पर इसको पीनलाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स भी फॉलो किए जा सकते थे। अवामी लीग के दौरान बांग्लादेश के इंडिया के साथ स्टेबल रिलेशंस थे, सेक्युलर फ्रेमवर्क स्ट्रांग था, माइनॉरिटीज रिलेटिवली सेफ थे। पर आज सिचुएशन उलट रही है। इंडिया ने ऑफिशियली कंसर्न रेज किया और इसी के कारण डिप्लोमेटिक मिशंस को अलर्ट पर रखा गया। बांग्लादेश के बदलाव के कारण जहां इंडिया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और हिस्टोरिकल बैगेज में उलझा है, वहां चाइना एक बहुत ही प्रैग्मेटिक गेम खेल रहा है। चाइना ब्लास्फेमी या मॉब वायलेंस पर चुप रहता है और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पर फोकस करता है। 2025 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड टेंशंस के बीच चाइना मोंगला पोर्ट एक्सपेंशन और पेक्वा सबमरीन बेस जैसे प्रोजेक्ट से बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब हमने ये जो सारा सिनेरियो देखा, उसके थ्रू इंडिया के लिए क्या मैसेज बनता है? इंडिया का इंटरनल पॉलिटिकल एजेंडा देश को इकोनॉमिकली वीक बना रहा है। फोकस ज्यादा रिलीजियस रेडिकलिज्म और हिंदू एजेंडा पर है, इकोनॉमी पर कम। इससे वोट्स तो मिल रहे हैं पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ गिर रही है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट और फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा रहा है। बांग्लादेश की पहचान कभी बंगाली कल्चर और डाइवर्सिटी होती थी। ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं थे, ये ग्राउंड रियलिटी थी। आज जो पुश हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। एक ही आइडेंटिटी, एक ही नैरेटिव। यंग लोगों को इनसिक्योरिटी के नाम पर रेडिकलाइज किया जा रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश आखिर है क्या? ग्रेटर बांग्लादेश कोई ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में बांग्लादेश के साथ इंडिया के कुछ बंगाली मेजॉरिटी एरियाज जैसे वेस्ट बंगाल, असम का बारेक वैली, त्रिपुरा के कुछ पार्ट और म्यांमार के कुछ रीजन्स, इनको कल्चरल या पॉलिटिकल रूप से जोड़ने की बात होती है।
ये आइडिया ज्यादातर फ्रिंज इस्लामिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट नैरेटिव्स में ही मिलता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक और दुखद घटना सामने आई है कि दीपू दास के बाद बांग्लादेश में अमृत मंडाल एक और हिंदू मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। उनको भी लगभग उसी तरह से मारा गया जैसे दीपू दास को मारा गया था। ये इंसिडेंट ये क्लियर करता है कि दीपू दास का केस कोई वन ऑफ या एक्सीडेंटल मिसहैप नहीं था। ये ग्रेजुअल रेडिकलाइजेशन का पैटर्न है, और अगर गवर्नमेंट ने सही वक्त पर स्टेप्स नहीं लिए तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। दीपू चंद्रदास वापस नहीं आ सकते, ना ही अमृत मंडाल, लेकिन उनकी मौत एक वार्निंग है। या तो हम इसे एक और वायरल वीडियो समझकर भूल जाए, या फिर ये मान ले जब कानून भीड़ से डरे तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक धोखा बन जाती है। रिलीजन से पहले इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन भीड़ ये डिसाइड करे कौन जिएगा और कौन मरेगा, उस दिन कोई भी सेफ नहीं होता।